पांव दामन से उलझते हैं, खुदा खैर करे, हाथ रहते हैं कई दिन से गरेबां के करीब। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में किसकी सत्ता बनने जा रही है ये तो कल तय हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जो घमासान मचा हुआ है, क्या वो कल के नतीजों के बाद थमेगा या और बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है। खासकर पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार का चुनावी मुकाबला जरा ज्यादा लंबा खींचेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आम तौर पर मतदान तक चुनावी घमासान जारी रहता है और उसके बाद शांति हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार को फिर 15 बूथों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 11 बूथों पर और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर वोटिंग हुई। अब 21 मई को फाल्टा क्षेत्र के सभी बूथों पर वोटिंग का फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार फाल्टा में मतदान के दौरान इतनी गंभीर घटनाएं हुई हैं कि पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द कर पुनर्मतदान जरूरी हो गया है। चुनाव आयोग ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया को नुकसान करने की घटना बताया है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर मौन है कि उसे यह बात देर से क्यों समझ में आई और आदेश इतनी देरी से क्यों आया। अभिषेक बनर्जी ने इस पर जो चुनौती पेश की है उसमें बीजेपी का डर और बढ़ सकता है। एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने लिखा है कि आपके बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह और उनके कठपुतली ज्ञानेश कुमार के लिए 10 जन्म भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में एक खरोंच तक नहीं लगा पाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूं, फाल्टा आओ। अपने सबसे ताकतवर को भेजो, दिल्ली से किसी एक सरगना को भेजो। अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़ो। वैसे बीजेपी ने बंगाल को इस कदर अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, मानो यहां हार गई तो फिर मोदी जी की केंद्र से विदाई भी तय हो जाएगी। वैसे बीजेपी का बंगाल से डरना भी लाजमी है, बंगाल में डरना भी लाजमी है कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से बीजेपी के हर वार का करारा जवाब देती आई हैं और अब तो शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक कर ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है। ममता ने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और यह लड़ाई भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ी चेतावनी बीजेपी को दी है कि बंगाल से बाहर करने के बाद वो दिल्ली से भी बीजेपी को बाहर करेंगी। अब बंगाल नतीजों के बाद केंद्र में कोई उलटफेर होता है या नहीं यह तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार के बंगाल चुनावों ने देश को इतना तो दिखा ही दिया है कि तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो आसमान में भी सुराख हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो उसकी जीत तय रहेगी। अभी बीजेपी जितनी हैरान और परेशान नजर आ रही है उससे साफ समझ में आ रहा है कि उसे चुनावों में कड़ी टक्कर मिल चुकी है। देश ने अब तक चुनाव में हिंदू मुसलमान, भ्रष्टाचार, विकास, कानून व्यवस्था, लोक लुभावन वादे, मुफ्त सेवाओं की झड़ी, महिलाओं और युवाओं को रुझाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे कई मुद्दों पर दो दलों को आपस में भिड़ते हुए देखा है, जो जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित कर लेता है। बाजी उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन बंगाल चुनाव में तो इन सब का जिक्र नाम मात्र का ही रहा। बेशक पार्टियों के घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे किए गए, सत्तारूढ़ टीएमसी की कमियां गिनाई गईं, बांग्लादेश घुसपैठियों और बाबरी मस्जिद के बहाने हिंदू और मुसलमान कार्ड भी बीजेपी ने चला, लेकिन लोगों के बीच चर्चा यही रही कि क्या दीदी चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी का खेल कामयाब होने से रोक पाएंगी। यानी इन चुनावों में एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मुकाबले का माहौल शुरू से लेकर आखिर तक बना रहा और अब भी यही गिना जा रहा है कि किसने किस पर कितनी बढ़त बनाई है। इस मुकाबले का फाइनल स्कोर कल शाम तक ही सामने आएगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर भारी पड़ेंगी, और यह भी समझेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने केंद्र की सत्ता से हाथ धोने का डर खड़ा हो गया है। लेकिन आइए सबसे पहले देखिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम नरेंद्र मोदी को कैसे दे दी है चुनौती। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल
जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? टीएमसी सांसद ने सीधे पूछा है कि क्या मोदी जी में दम है कि वो 4 मई के बाद इस्तीफा देंगे। वैसे इसका जवाब भी देश को पता ही है कि मोदी भले झोला उठाकर जाने की बात कहते रहे हों, लेकिन आज तक न उनका झोला देश ने देखा और न वो चौराहा जहां वो लोगों का सामना करें। बहरहाल टीएमसी सांसद की चुनौती असल में बीजेपी के उस घमंड को चुनौती है जिसमें वो मानती है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ही 3 बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हरा चुकी हैं और क्या कल ये जीत चौथी बार भी होगी, ये दिलचस्प होगा। वैसे ममता बनर्जी ने अब तक बीजेपी को तो हराया है, मगर उनकी एक लड़ाई चुनाव आयोग से भी चल रही है। गुरुवार 30 अप्रैल को ही बीजेपी और टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आमने सामने हो गए। टीएमसी नेता तो अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता की भवानीपुर सीट पर स्ट्रांग रूम तक पहुंच गईं। अब तक शायद ही किसी चुनाव में ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री को 4 घंटे तक मोर्चा संभालने के लिए आगे रहना पड़े। चुनाव के पहले से लेकर वोटिंग और उसके बाद ईवीएम की सुरक्षा तक कई मुद्दों पर बवाल मचता रहा और अब काउंटिंग के दिन यानी कल के लिए चुनाव आयोग ने केंद्र से जिन ऑब्जर्वर को तैनात करने का फैसला किया, उस पर भी विवाद अदालत तक पहुंच गया। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और पीएसयू यानी सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने ऐतराज जताया और इस पर कानूनी लड़ाई शुरू की। कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने यह स्पष्ट किया, साफ किया कि चुनाव आयोग के पास इस बात का विशेषाधिकार है कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों का चयन करना है। लेकिन अदालत ने इसके अलावा भी और बहुत कुछ कहा है जिस पर बीजेपी या उसके समर्थक मीडिया ने चुप्पी साध ली और इस पूरे मामले को इस तरह पेश किया मानो टीएमसी को और खुद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह बात टीएमसी ने विस्तार से समझा दी है। आइए जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की एक विशेष पीठ का गठन किया। वहीं टीएमसी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 मुख्य आपत्तियां रखीं। उन्होंने दलील दी कि तैनाती के संबंध में जिला चुनाव अधिकारियों यानी डीईओज को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पार्टी को इसकी जानकारी 29 अप्रैल को ही मिली। इससे उसे समय पर जवाब देने का मौका नहीं मिल पाया। सिब्बल ने अधिकारियों की इस आशंका पर भी सवाल उठाया कि मतगणना केंद्रों पर गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अधिकारियों को यह जानकारी कहां से मिली, ये चौंकाने वाला है। सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी पहले से ही हर गिनती की मेज पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स के तौर पर मौजूद हैं। अब वो एक और केंद्र सरकार का अधिकारी क्यों चाहते हैं? सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग के अपने सर्कुलर में ही गिनती की प्रक्रिया में राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन वो राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करते। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए वोट गिनती के सुपरवाइजर की नियुक्ति से जुड़े एक सर्कुलर का पालन करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में की जाएगी। तो साफ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें टीएमसी को झटका लगा है, बल्कि चुनाव आयोग ने माना है कि वो सर्कुलर का पालन करेगा, 100% पालन करेगा, शब्दशः पालन करेगा। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इसे ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ा झटका बताया। एक पोस्ट में सागरिका घोष ने लिखा कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। फिर ब्रैकेट में लिखती हैं, नहीं ये टीएमसी के लिए झटका नहीं है जैसा कि कुछ गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतगणना कर्मचारियों का चयन केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों में से रैंडमली किया जाना चाहिए। यह केवल केंद्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है, यानी फिर से स्कोर ज्ञानेश 0 और टीएमसी 1 है। टीएमसी सांसद ने बता दिया है कि इस लड़ाई में भी ज्ञानेश कुमार टीएमसी से पीछे रह गए हैं। वैसे इस बार के बंगाल चुनावों में जिस तरह सारा घटनाक्रम चला है, उसमें बार बार यही नजर आया कि बीजेपी ने अपने संगठन और सत्ता की सारी ताकत लगा दी, फिर भी टीएमसी को झुकाने में वो नाकाम रही। इस बात की गवाही एग्जिट पोल्स भी दे रहे हैं, जो एक तरफा बीजेपी की जीत नहीं बता पा रहे और जो बता भी रहे हैं उन्हें लोग खुलकर स्वीकार करने में झिझक रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो साफ कहा है कि एग्जिट पोल शेयर बाजार में हेरफेर करने का प्रयास है।
2021, 2024 और अब फिर ऐसा ही हो रहा है। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने तो एग्जिट पोल्स के आंकड़े देने से ही हाथ पीछे खींच लिए। एक्सिस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि बंगाल के मतदाताओं के चुप्पी साधने से उन्हें डर है कि उनका आकलन सही नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि उनके पास पर्याप्त और सही सैंपल नहीं मिल पाया है, इसीलिए वो कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता ने बताया है कि पहले चरण के बाद जब उनकी टीम लोगों से बात करने गई तो 60-70% लोग बिल्कुल मुंह बंद रखे, वे हां या ना नहीं बोल रहे थे। गुप्ता ने कहा कि चुनाव के माहौल में कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। जब तक हमारा सैंपल पूरी तरह उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तब तक 20-30% सैंपल के आधार पर कोई नंबर पेश करना सही नहीं होगा। तो बंगाल चुनाव में ऐसी कई बातें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं। जैसे पहली बार किसी मुख्यमंत्री को स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए 4 घंटे का मोर्चा संभालना पड़ा। पहली बार किसी ने एग्जिट पोल्स जारी करने से मना किया। पहली बार किसी एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया, और वो भी मतदान के 2 दिन बाद और नतीजों से 2 दिन पहले। जी हां, फाल्टा में भी 29 अप्रैल को चुनाव हो गए थे, लेकिन दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया 2 मई को और मतदान होगा 21 मई को। ऐसे में सवाल उठने लाजिमी है कि उत्तर प्रदेश से आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा ने फाल्टा में जिस अंदाज में जहांगीर खान, जो वहां के प्रत्याशी हैं, उनको धमकी दी थी, उसका मतलब क्या केवल सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरना था? क्या मतलब हुआ चुनाव आयोग के ऐसे कदमों का जिनका कोई असर ही जमीन पर ना दिखाई दे और दोबारा वोटिंग करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़े, उसकी जरूरत पड़े? तो बंगाल में इन चुनावों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसमें राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया गया है। पहले तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक ऐसा हंगामा खड़ा किया जिस पर सारे देश का ध्यान गया। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी टारगेटेड वोट काटने के आरोप चुनाव आयोग पर लगे और उसे बीजेपी की सहयोगी टीम करार दिया गया। इसके अलावा ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्यप्रणाली को भी चुनाव से जोड़कर देखा गया। टीएमसी को सलाह देने वाली संस्था आईपैक पर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठे। इसके बाद चुनाव में जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों से पुलिस अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया, चुनाव घोषित होते ही प्रशासनिक तबादले थोक के भाव में हुए, यह सब चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच तनाव को बढ़ाता गया। एसआईआर से चुनाव प्रक्रिया तक टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव दिखा है। चुनाव आयोग का राज्य सरकार के प्रति अविश्वास था कि डीजी, मुख्य सचिव, गृह सचिव सबको बदल दिया गया। इधर टीएमसी ने एसआईआर को लेकर आरोप लगाया कि उसके वोट बैंक को निशाना बनाया गया है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं थी। जिसके नाम कटे उसमें बीजेपी को घुसपैठियों या बांग्लादेशियों वाला नैरेटिव आगे बढ़ाने में मदद मिली, जबकि यहां चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह स्पष्ट करने की थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी को जिताने के लिए जितने धतकर्म किए जा सकते थे, जी हां, बीजेपी को जिताने के लिए जितने धतकर्म किए जा सकते थे, सब बंगाल में आजमा लिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जमीन पर नजर नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी कहां है, और जमीन पर यह नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी ने बीजेपी को बुरी तरह पछाड़ दिया है। खैर, शायर नाती गुलावटी ने ठीक ही फरमाया है कि आ गई दिल की लगी बढ़ के रगे जां के करीब, आ गई दिल की लगी बढ़ के रगे जां के करीब, काफिला शौक का है मंजिले आरमा के करीब। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।